देखो लास्ट क्लास में जो गैल्वेनोमीटर का हम लोग पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर का डायनेमिक बिहेवियर है ना, उसमें हम लोग उससे पहले गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन था, उसका टॉर्क इक्वेशन था, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे, है ना। एक सेकेंड। तो कंस्ट्रक्शन डायनेमिक बिहेवियर, डायनेमिक बिहेवियर में हम क्या बताएं कि उसका मोशन कैसे होगा, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ कुछ टॉर्क्स के बारे में जाने थे ना, कि ये हो गया तुम्हारा कौन कौन सा टॉर्क लगता है, एक तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, फिर इनर्शिया टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ये तीनों टॉर्क इस टॉर्क के अपोजिट में लगता है। इसीलिए जो मेरा रिलेशनशिप होता है वो ये हो जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, फॉर डिफ्लेक्शन एट थीटा एट एनी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन होगा वो ये रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग ये सारे इक्वेशन के बाकी बाकी सारे टर्म्स को क्या किए हैं, इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब ये इक्वेशन हम लोग देखे, इसमें क्या मिला था मुझे कि ये जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीनियर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें इसका सॉल्यूशन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं कि सॉल्यूशन होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसा बताता है कि इंस्ट्रूमेंट का नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा होगा, मान लो कि हम इनपुट नहीं दिए तब भी इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर कैसा होगा, है ना। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल बताता है कि स्टेडी स्टेट में इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर इससे पता चल जाता है, इन्हीं दोनों के इक्वेशन के सॉल्यूशन से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग जब देखे थे तो हम लोग को मिला था दो m1, इसका रूट जो मिला था, है ना, वो ऐसे मिला था जो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग था। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है अगर ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है जहाँ a और b जो है कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक फंडा ऐसा ही आता है, ठीक है। तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ोगे कभी, फिर पढ़े होगे तो ध्यान दिए होगे, दो कांस्टेंट आता है, फिर सर्टेन कंडीशन अगर हम लोग को पता रहे तो हम लोग इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल बोले स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या होता है, थीटा कांस्टेंट हो जाता है, तो बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, जो भी डिफरेंशियल वाला टर्म है डी थीटा बाई डी टी, ये क्या होता है, थीटा कांस्टेंट है, ये सारे टर्म जीरो हो गए, है ना, और थीटा का जगह फाइनल ये रख दिया। तो इस इक्वेशन में देखो हम लोग पुट कर दिए, क्या किए कि थीटा के जगह पे जीरो कर दिए, तो तुमको ये थीटा इक्वल टू इतना मिला, तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रेशन होगा। तो मेरा उस वो जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन क्या निकला जी, मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकला ये, है ना, ठीक है, जहां m1 और m2 का वैल्यू इतना है, फाइनल सॉल्यूशन ये निकला। अब क्या होता है, अब जो मेरा इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर जो है ना वो डिपेंड करता है m1 और m2 पे, और m1 और m2 डिपेंड करता है किस पे, d k j, ये तीन जो कांस्टेंट्स है इंस्ट्रूमेंट्स के, है ना, उन पे डिपेंड करता है। तो उन पे कैसे डिपेंड करता है, तो जैसे देखो डी स्क्वायर, अब देखो कांस्टेंट है जैसे इंस्ट्रूमेंट का जो है वो डी का वैल्यू क्या है ना। अब ये डी का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग होता है, एक लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है ना, तो हम लोग को ये पता है सिनेरियो। तो देखो ये इसमें हम बताए थे कि अंडर डैम्प मोशन होता है, अंडर डैम्प कंडीशन कब होता है, जब डी स्क्वायर लेस देन 4 kJ हो, ठीक है। इस केस में क्या पता चला था कि इस केस में क्या होगा, m1 और m2 इमेजिनरी होगा, ठीक, और इन दिस कंडीशन मोशन तुम्हारा ऑसिलेटरी होगा, इतना हम लोगों को पता चल गया था है ना। तो ऑसिलेटरी कैसा होगा, तो वो हम लोग फिगर दिखाए थे इसके लिए, ठीक। तुम्हारा मोशन तुम्हारा ऑसिलेटरी होगा जो धीरे 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 डैम्प हो जाएगा, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, देखो ये। तो इसको जो हम लोग क्या किए थे, देखो इसको मोशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा, हम लोग हाँ। तो देखो रूट्स इसमें देखो इमेजिनरी कैसे हो जाता है, देखो डी स्क्वायर जब लेस देन हो ना तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा जो लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसलिए जो तुम्हारा m1 आएगा ना, m1 जो आया तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा जी, क्या था यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर माइनस डी, है ना, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी प्लस, सर पिक्चर नहीं आ रहा है। आ रहा है सर।
सबको तो आ रहा होगा, तुम्हारा नेट का कुछ इशू होगा। नहीं सर, नेट का नहीं इशू है, आवाज भी आ रहा है, आपका फोटो भी क्लियर आ रहा है सर। मेरा फोटो क्लियर आ रहा है, तुमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? जी सर, आ गया, स्क्रीन पे क्लिक नहीं किए थे, वही तो पहले ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। देखो तो माइनस डी, अब देखो डी स्क्वायर यहाँ पे क्या था जी, देखो डी स्क्वायर माइनस 4 kj था, है कि नहीं? अब हम लोगों को पता है कि डी स्क्वायर लेस देन है इससे, तो जो तुम्हारा, ठीक है, अगर लेस देन है ना इससे, अब इससे क्या होगा कि देखो हम इसमें ये कर सकते हैं एक काम, बाई बाई 2j। अब हम क्या करेंगे ना, देखो ये टर्म जब नेगेटिव है, ठीक, जब इसको इसमें से इसको जब घटाया जाएगा तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, समझे? तो हम एक इसमें पहले ही ये जो काम करते हैं इसमें से हम लोग नेगेटिव वाला टर्म ऑलरेडी कॉमन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी प्लस, इसमें से अगर हम लोग माइनस अगर कॉमन ले ले, समझे, माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेना, तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा, या बाहर में तुम्हारा रूट अंडर के जे आ जाएगा। एक्चुअली क्या आएगा, रूट अंडर आई जो है, ये तुम्हारा रूट आई, यानी कि सीधे सीधी हम लोग लिख सकते हैं, आई लिखो या जे लिखो, ठीक, आई जो है ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा। तो ये जब तुम्हारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लेते, 4kj माइनस डी स्क्वायर। इसको हम पलट दिए, क्यों पलटे जी, इसको इसको क्यों पलट दिए, क्योंकि तुम्हारा 4kj ग्रेटर है ना, इसीलिए इसको ग्रेटर वाले को इसमें पहले डाल दिए। और जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना रूट के अंदर से जब माइनस बाहर निकालेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये क्योंकि रूट के अंदर ये माइनस जब इसमें से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, ये रूट अंडर 1 - 1 बाहर निकलेगा, और रूट अंडर -1 क्या होता है, इसका वैल्यू आई होता है। तो इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, और अभी भी तुम लोग को दिक्कत लग रहा है तो एक और काम करते हैं इसको, देखो हम ऐसा तुम लोग को क्लियर ऐसे दिखा देते हैं, माइनस डी रखे यहाँ पे, है ना, ये प्लस ऐसे ही है। तो ये तुम्हारा देखो हम इसके रूट के अंदर से क्या किए, अगर हम माइनस इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, इसको 4kj माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ तुम लोग, है ना, कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस तो कॉमन ले सकते हैं। और m1 इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, और क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू माइनस टी, देखो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, प्लस, देखो यहाँ से माइनस को अब हम बाहर जब निकालेंगे रूट के अंदर, तो माइनस रूट अंडर 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4kj माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2j, ठीक है। अब इसको तुम ये भी लिख सकते हो, माइनस डी बाई 2j प्लस, अब देखो अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे जी, माइनस रूट के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस रूट 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, आई, समझ गए, आई क्या है, इमेजिनरी टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, आई रूट अंडर 4kj माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2j, ठीक है। इसको मान लो हम अल्फा बोलते हैं, इसको मान लो क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। देखो ये रियल टर्म हो गया, ठीक है, बीटा जो ये क्या हो गया, इमेजिनरी टर्म,
समझे? तो इसका सॉल्यूशन तुम्हारा इस तरह से आएगा। सिमिलरली m2 will be equal to m2 will be equal to क्या हो जाएगा, m2 माइनस डी बाई 2j, एक में प्लस लिए थे तो एक में माइनस ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो गया आई रूट अंडर 4kj माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2j। ओके, तो ये कहानी यहाँ तक हो जाएगा। ये कल वाला जो बताए थे ना ऑलमोस्ट वही चीज है। इसमें क्या है कि हम लोग को ये इक्वेशन ला के दे देना है। अब देखो आज हम बस यही तुम लोग को बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन तुमको कैसे पूछता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसको लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि कहेगा कि गैल्वेनोमीटर में आप अंडर डैम्प मोशन का कंडीशन फाइंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा जी, कि तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में अंडर डैम्प मोशन का कंडीशन फाइंड कीजिए। तो तुमको क्या करना होगा उस केस में, तुम्हारा यहाँ इस इक्वेशन से आना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब यहाँ से आना पड़ेगा। यहाँ तुमको ये छोटा ये चारों चीज बताना पड़ेगा। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है, इसका दो पार्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा, फाइनल सोल्यूशन ये होगा। तब जाके इसमें ये कंडीशन होगा, जब इसको हम करेंगे तब ये अंडर डैम्प केस आ जाएगा, है ना। उसके बाद से ये अंडर डैम्प केस करके बता सकते हो इतना, समझे। तो जैसे अंडर डैम पूछा, सिमिलरली ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारा अंडर डैम केस के अलावा एक और होता है तुम्हारा क्रिटिकली डैम। इसको इस केस को क्या कहते हैं, सेकंड वाले को क्रिटिकली डैम। ये सब कल हुआ था। ओके, तो ये क्रिटिकली डैम्प हो गया। ठीक है, दोनों केस इसमें तुम्हारा रूट्स इक्वल होते हैं, तो इस तरह से हम लोग को दिखा देना है रूट्स इक्वल, रूट्स की कहानी क्या होगी। ठीक है, तो इसका कंडीशन निकल गया। ठीक, सिमिलरली तुमको ओवर डैम के लिए क्या करना है, ऐसे इसमें जाना है, रूट्स इसमें रियल होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। ठीक, तो इतना लिख के कहानी खत्म कर देना है और लास्ट में ये डायग्राम बना देना है, समझे। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या पूछता है वो डिपेंड करता है। अंडर डैम पूछेगा तो सिर्फ इतना ही तक बना के खत्म करना, क्रिटिकली डैम पूछेगा तो यहाँ तक लाके खत्म करना। ठीक है, और ओवर डैम पूछेगा तो तुम यहाँ तक एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को बनाना है। ठीक, इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर वाला पार्टिकुलर टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो रहेगा तुम्हारा फ्लक्स मीटर। सर हाँ, इसका डेफिनेशन से नहीं होगा, कैलकुलेशन भूल जाएंगे तो। डेफिनेशन से यही डर होता है यार। देखो यही हमको लगता है तुम लोग को इसमें, जानते हो वो पार्टिकुलरली अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना सिनारियो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में तुमको बोला है ना, इस क्वेश्चन में तुमको यही बोला है ना कि आपको उसका इक्वेशन प्रूफ करना है, आप उस इक्वेशन को लेके आइए, तो तुम सिर्फ डेफिनेशन क्या लिखोगे, कंडीशन तो तुमको दिखाना पड़ेगा ना, m1 m2 का वैल्यू एटलीस्ट दिखाइए। तो यही सिंपल फॉर्मूला है पी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, है ना। इसमें खाली हम लोग देखो, इसमें जानते हो अभी बहुत डिटेल एनालिसिस होता है, इसमें अभी बहुत डिटेल एनालिसिस होता है। हम बहुत सिंप्लीफाइड करके बता दिए हैं, बताने वाले लोग इससे भी ज्यादा बता सकते हैं। इसमें हम अभी तुमको इसका इस मोशन का इक्वेशन भी प्रूफ करके लाया जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फिर तुम लोगों को क्या होगा, तुम पूरा पूरा टॉपिक ही छोड़ दोगे, समझे। तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम में अगर तुमको कंडीशन लाने के लिए बोलता है ना, तो एटलीस्ट यहाँ तक ले आओ यार, अल्फाबेट इतना करके m1 m2 इतना लाता है, ये तो इजी है ना। तुम सोच रहे हो कि सर इतना ही लाके छोड़ दे, यही ना। हाँ, हाँ सर। तो इतना लाके छोड़ दोगे तो ठीक है, एक आध नंबर कम देगा। ठीक है, एक नंबर कम दे सकता है, थोड़ा इसको कर दोगे तो एक नंबर और ज्यादा देगा। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कितना नंबर लेना है। एवरेज नंबर ये इक्वेशन थोड़ा बहुत लगे, थोड़ा कर दिए, क्या आएगा, इमेजिनरी टर्म आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इमेजिनरी टर्म ला के दिखा दिए हैं। सॉरी, ये इसको जी यहाँ दिखाना है ना, आगे दिखाना पड़ेगा। ठीक,
तो ये इमेजिनरी टर्म दिखा देने से क्या होता है कि हाँ लग जाता है कि रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनशिप आएगा, ठीक। कंडीशन है नहीं, अंडर डैम वाले में कंडीशन दिया, वैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा कि अंडर डैम कंडीशन का कंडीशन प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन तुम्हारा पूछे हुए है, इसलिए हम उस पर फोकस भी किए, ठीक है। चलो इसके बाद से जो तुम्हारा है एक बचा हुआ है, ये सारा तो हो चुका है, फ्लक्स मीटर, है ना। फ्लक्स मीटर एक टॉपिक है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में ही लिखा हुआ है पढ़ने का। तो फ्लक्स मीटर देख लेते हैं है क्या, ठीक है। देखो फ्लक्स मीटर, अब डेफिनेशन इसका पहले देख लेते हैं, फ्लक्स मीटर में क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग और डिटेक्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। किस लिए यूज किया जाता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये देखो गैल्वेनोमीटर का ही एक पार्ट होता है, गैल्वेनोमीटर का ही क्या होता है, एक एडवांस फॉर्म होता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें देखो दो चीजें ध्यान में रखनी है, गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करके हम लोग फ्लक्स मीटर बनाते हैं, उसमें दो चीजें ध्यान देनी है। क्या क्या है, पहला इज कंट्रोल टॉर्क इज स्मॉल। कंट्रोल टॉर्क होता है ना, वो सम हाउ हम लोग ऐसा क्या करते हैं, कंट्रोल को कम करते हैं, ठीक। और दूसरा चीज हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे तुमको कि इसका रीजन क्या है, वो हम तुमको बताएंगे, ठीक। लेकिन गैल्वेनोमीटर में हम लोग इतना इंप्रूवमेंट करके फ्लक्स मीटर बना सकते हैं जिसका काम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करना। इतना पॉइंट क्लियर। इसमें देखो the construction is shown below. The flux meter has a coil which is freely suspended with the help of a spring and a single silk thread. देखो कहानी वही है गैल्वेनोमीटर में जैसे था, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, आयरन कोर रहेगा बीच में, ठीक है। उस पे क्या रहेगा, कॉइल तुम्हारा माउंटेड रहेगा, ठीक। यहाँ तक कहानी गैल्वेनोमीटर की तरह है। इसके पास यहाँ जो होता है, यहाँ देखो ये सस्पेंशन किया गया है, तुम्हारा सिल्क थ्रेड है, ठीक है। वहां पे हम लोग तुम्हारा इसमें क्या यूज किए थे, गैल्वेनोमीटर में सस्पेंशन यूज करते थे, फ्लैट रिबन रहता था, यहाँ पे सिल्क थ्रेड है, ठीक है। सिल्क थ्रेड सस्पेंशन दिया गया है। इसके बाद से देखो क्या है, देखो स्प्रिंग यहाँ पे है और सिंगल थ्रेड, इसी के थ्रू इसको सस्पेंस किया गया है, ठीक। कॉइल मूव्स फ्रीली। कॉइल का ऐसे अरेंजमेंट रहता है कि ये फ्रीली तुम्हारा इन दोनों के बीच में मूव कर सके, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो हम लोग को अल्टीमेटली ना, अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ से करंट आना है, ये करंट इधर से इधर इसमें आएगा, ठीक है। अब करंट कहाँ से आएगा वो हम अभी बताएंगे तुम लोग को। गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, करंट आता था तब ना डिफ्लेक्शन शो करता था, इसमें भी वही कहानी, इसमें अल्टीमेटली तुमको करंट लाना है। अब करंट हम लोगों को मेजर करना है फ्लक्स, तो फ्लक्स से करंट कैसे आ रहा है वो हम लोग वो पहले बताएंगे। लेकिन पहले ये समझो कि अगर इसमें हम लोग को सम हाउ करंट, एक सेकंड वेट करना जरा। तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग कि देखो ओवरऑल काम एक बार समझ लो तुम लोग, तो ज्यादा तुम लोग को आसानी होगा। देखो ऑपरेशन पहले समझ लो, फ्लक्स मीटर में होता क्या है ना, हम लोग एक सर्च कॉइल बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, एक सर्च कॉइल। ये सर्च कॉइल क्या करता है ना, इसका काम क्या है, कोई भी फ्लक्स मिले तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट जनरेट कर दे, ठीक है। फ्लक्स इस सर्च कॉइल का काम क्या है पहले बता दें। कोई भी फ्लक्स दिखे, है ना, सर्च कॉइल ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जाता है, तो मान लो कि फिल्म में देखा होगा मेटल डिटेक्टर वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह की कहानी है कि इस तरह से एक सर्च कॉइल बना देंगे जिसको तुम लेके अगर जाओगे कहीं, तो वहां से वो क्या करेगा, जैसे ही उसको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या करेगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट जनरेट कर देगा। अब ये कैसे जनरेट करता है वो अभी हम बताएंगे। तो ये करंट जनरेट हो गया। अब करंट जैसे ही जनरेट हुआ ना, तो अब इसका काम ये है फ्लक्स मीटर का, ठीक है। हम उसको फ्लक्स में जैसे करंट जनरेट होकर कहाँ आएगा, यहाँ देखो यहीं यहीं पे वो करंट आएगा, समझे। तो ये करंट इसमें आया, ये करंट यहाँ से गया तुम्हारा, देखो करंट इनटू कॉइल विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स। देखो यहाँ पे करंट देखो कॉइल में जो है यहाँ से लेके यहाँ यहाँ आया है, फिर यहाँ से इस हेलिक्स के थ्रू, है ना, इस हेलिक्स के थ्रू इस फाइनली इस कॉइल में आया। मेन कॉइल तो तुम्हारा यही है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टॉर्क लगता है, ये कहानी हम लोग जानते हैं, है ना।
मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, तो अल्टीमेटली हमको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हमको मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना कैलिब्रेशन वगैरह काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज हो गया। देखो यहाँ पे एक काम हम लोगों को करना है, हम लोग चाहते हैं ना, देखो गैल्वेनोमीटर से इसमें क्या हम लोग डिफरेंट लाते हैं, वो देखो क्या करते हैं। हम ये चाहते हैं ना कि हमको देखो एक्चुअली क्या है ना, फ्लक्स मीटर जो फ्लक्स डिटेक्ट करता है बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स डिटेक्ट करता है। तो वैसे में हम लोग को क्या चाहिए, देखो तुम इंस्ट्रूमेंट में ऐसे मूवमेंट होता है, डिफ्लेक्शन होता है, फिर क्या होता है कि डिफ्लेक्शन होने के बाद से उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क रखा जाता है ताकि जब फ्लक्स नहीं रहे तो कोई डिफ्लेक्शन ना हो, है ना। और जब फ्लक्स तुम्हारा आए तो ये क्या हो कि तुम्हारा सर्टेन पॉइंट पे जाके रुके। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा क्या करता है, डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट, इसके अपोजिशन में हमेशा मतलब टॉर्क लगाते रहता है। ठीक, तो मेरा अभी काम ये है कि थोड़ा ही फ्लक्स मिले तो तुरंत डिफ्लेक्शन मिले, समझे। हम ये चाहते हैं कि तुरंत तुम्हारा क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन हमको मिले। ठीक, और मोशन तुरंत हो, तेजी से हो। तो हम ये चाहते हैं ना कि अपोजिशन जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है, अगर करंट आया तो उसको अपोजिशन मिनिमम रहे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल टॉर्क को कम रखना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग बोले ना कि हमारा क्या काम है जी यहाँ पे, कि कंट्रोल टॉर्क को हमको मिनिमाइज कर देना है। तो कंट्रोल टॉर्क को हम लोग मिनिमाइज कैसे कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पे जुगाड़ किया गया है। जो हेलिक्स है ना, ये हेलिक्स जो है ये बहुत पतला होता है। ठीक है, हेलिक्स क्या है, देखो यहाँ पे बात समझो, हेलिक्स जो है क्या है जी, बहुत पतला होता है। अब तुम ये बताओ, अगर हेलिक्स जो है पतला रहेगा तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो तुम लोग। ज्यादा होगा सर। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा ना। यस सर। तो मान लो यहाँ पे हम वोल्टेज अगर हम दे रहे हैं तो इसके वजह से इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो करंट क्या होगा? बोलो, करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? रेसिस्टेंस ज्यादा कर दिए तो करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। करंट कम हो जाएगा ना। ठीक है, यस सर। तो इससे क्या होता है कि इससे तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क को कम करता है, समझे। ठीक है ना, ये यस सर। करंट होता है कंट्रोलिंग टॉर्क को अल्टीमेटली रिड्यूस कर देता है। अब इसका कहानी इसमें देखो, इसमें जो है ना अरेंजमेंट इस तरह से मेक किया गया है कि अल्टीमेटली करंट तुम्हारा क्या हो कि तुम्हारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क हो वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक, पहला चीज तो ये हो गया। और दूसरा चीज क्या है ना कि ये जो इसका जो मोशन जब होगा, देखो जैसे तुम्हारा आयरन वेन जब होगा, कॉइल जब तुम्हारा घूमेगा ना, तो कॉइल जब घूमेगा तो तुमको फ्रिक्शन, एयर का भी फ्रिक्शन मिलेगा, है ना। एयर फ्रिक्शन मतलब कॉइल का एयर फ्रिक्शन भी मिलेगा, कॉइल जब हवा में घूम रहा है तो हमको वो भी मिनिमम चाहिए, समझे। तो हम लोग का ये मतलब उसको अभी हम लोग क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों नेग्लिजिबल मानेंगे? क्योंकि हम किस पे डिपेंडेंट है, मोशन को डैम्प करने के लिए हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, समझे। हम लोग जानबूझ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग देंगे, लेकिन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हवा के थ्रू जो डैम्पिंग होगा वो नेग्लिजिबल होगा कॉइल का। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन तुम्हारा मोटा मोटी क्लियर हो गया ना है ना। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया। ऑपरेशन पे आ जाते हैं। ठीक, ऑपरेशन में हम लोगों को करना क्या है, ऑपरेशन में हम क्या बताएं तुम्हारा, देखो फ्लक्स मीटर जो है, जो मीटर है उसके टर्मिनल को हम लोग एक सर्च कॉइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक सर्च कॉइल होता है, ये मेरा सर्च कॉइल हो गया। फ्लक्स मीटर यहाँ पे है, फ्लक्स मीटर को क्या किए, सर्च कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज वेरिड इधर मूविंग और देखो अब क्या होगा, जैसे तुम क्या करोगे ना,
इसके मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास लेके जाओगे तो इसमें क्या होगा, इसका फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, है कि नहीं। फ्लक्स जो है वेरी करेगा, अगर तुम उसके नजदीक जा रहे हो तो और बढ़ेगा, दूर जा रहे हो तो और घटेगा। तो जब फ्लक्स वेरी करेगा तो तुमको हम एक कहानी बताए हुए हैं, फैराडेज का लॉ, है ना, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो कहते हैं ना कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद अ कॉइल, whenever there is a change in flux linkage with a coil an EMF is induced in it। ये फैराडे साहब कह के गए हैं कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, एक कॉइल से लिंक होता हुआ जो फ्लक्स है वो चेंज होगा तो उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इसी पे तुम्हारा क्या रहता है, तुम्हारा जनरेटर का प्रिंसिपल इसी पे है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल इसी पे है, बहुत बहुत फेमस प्रिंसिपल है। तो ये ईएमएफ तुम्हारा इस फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तब जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स जब चेंज करेगा तो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब वोल्टेज जनरेट हो गया है, अब ये वोल्टेज जनरेट हो गया है, तब ये जब इस सर्किट को हम लोग कनेक्ट किए हुए ना, इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, सर्किट जब कनेक्टेड है तो इसमें एक करंट फ्लो होगा, है कि नहीं। तो देखो यही चीज लिखा गया है, द चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन कॉइल। समझे, कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, दिस ईएमएफ इंड्यूसेस करंट इन सर्च कॉइल। इसकी वजह से क्या होता है, सर्च कॉइल में करंट जाता है एंड सेंड इट थ्रू द फ्लक्स मीटर। इससे क्या होता है, ये फ्लक्स मीटर में जाता है ये करंट। अब बिकॉज ऑफ द करंट पॉइंटर ऑफ फ्लक्स मीटर डिफ्लेक्ट्स। फ्लक्स मीटर में हम क्या करते हैं, पॉइंटर का अरेंजमेंट कर देते हैं। वो पॉइंटर क्या होगा, उस करंट के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करे, मतलब वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। हमको अल्टीमेटली यही चाहिए भाई, डिफ्लेक्शन हो गया तो उसके बाद से हम उसका कैलिब्रेशन कर लेंगे, ठीक है। हम लोग मेजर करके देख लेंगे कि इतना फ्लक्स दे रहे हैं तो इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कैलिब्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, एज द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज रिड्यूसेस। अब देखो हमारा काम क्या है कि जैसे जैसे फ्लक्स कम हो ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, पॉइंटर जो है, मतलब वो जीरो पे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको डैम्पिंग जो है अच्छा यूज करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा फ्लक्स वेरिएशन बंद हुआ, कॉइल तुरंत तुम्हारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों मूवमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं जी, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज करते हैं। तो देखो, और तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या छड़ा कैंडल फोड़ लखे रे काल तू आई कैंडल म्यूट कर लो। तो देखो हुआ क्या, तो हम लोग क्या बोले कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज करते हैं। इसके लिए हमारा यहाँ से यहाँ का जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना वो कम होना चाहिए, तो वो हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग अगर ज्यादा होगा, देखो इसमें हम तुमको बहुत ज्यादा डिफरेंट, जैसे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारा डिटेल इसमें बताया जा सकता है, लेकिन हम उतना डिटेल नहीं बता रहे क्योंकि फिर तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए सिंप्लीफाई रखना है चीजों को, ठीक। तो क्या करना है कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ से यहाँ का जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कम करते हैं, कम मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करना है उतना मेंशन हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जब कम हो, ज्यादा होने का रीजन से फायदा ये होता है कि अगर फ्लक्स में थोड़ा सा भी रुकावट हुआ ना, फ्लक्स जो तुम्हारा लिंकेज चेंज हुआ तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन तुरंत रुक जाएगा। तो डैम्पिंग डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, रुकावट, तुम्हारा डिफ्लेक्शन में रुकावट, है ना। तो जैसे जैसे ही तुम्हारा करंट थोड़ा भी कम हुआ, ठीक है, ये डैम्पिंग तुम्हारा क्या करेगा, उसको मूवमेंट को रोक देगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेशन हो जाता है इसका, ठीक। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, खर्चा करना नहीं है। यहाँ पे एक ऑपरेशन में दिमाग रखना है कि एक सर्च कॉइल है, सर्च कॉइल क्या करता है, फ्लक्स चेंज मिलता है तो ईएमएफ जनरेट करता है, ईएमएफ से करंट मिलता है, करंट तुम्हारा फ्लक्स मीटर को मिला तो इसमें मूवमेंट होता है, बात खत्म। और करंट कम हुआ तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ज्यादा यूज करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा वो जल्दी से रुक जाता है, सीधा सीधी बात है ना। और ये तुम्हारा हम लोग हेलिक्स का अरेंजमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन में दिमाग रखना है कि हेलिक्स का जो अरेंजमेंट रखते हैं इसके वजह से अल्टीमेटली समहाउ तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा जो कंट्रोल टॉर्क है ना वो तुम्हारा क्या होता है, वो मिनिमम रहता है, मतलब वो स्मॉल रहता है, ठीक है। मेरा पर्पस यही है कि कंट्रोल टॉर्क को मिनिमम रखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हाई रखे, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोग को फ्लक्स मीटर में लिखना है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। फ्लक्स मीटर में यही पूछता है कि फ्लक्स मीटर का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस करें, ठीक है। और इतना लिख देना है। और तुमको इसमें क्या होता है कि फ्लक्स मीटर में थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है,
फ्लक्स मीटर जो होता है पोर्टेबल होता है, ये तो एडवांटेज ये हो गया। इंडस्ट्रियल फ्लक्स मीटर मतलब इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं उसको पोर्टेबल बनाते हैं, मतलब तुम कहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। तुमको कहीं मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करना है तो तुम उसको लेके जा सकते हो। इसका जो स्केल होता है ना, वो वेबर टर्न्स में क्या होता है, वेबर टर्न्स के टर्म। देखो तुम्हारा क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है जी, फ्लक्स का यूनिट होता है, बताओ, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर होता है ना। तो मान लेते हैं तो क्वाइल के साथ जो फ्लक्स लिंक करता है ना वो होता है ये n×5। क्वाइल का कितना टर्न है, एक टर्न के साथ इतना फ्लक्स लिंक किया, तो इतने टर्न के साथ कितना फ्लक्स किया जाता है, n इंटू इतना वेबर, है ना। तो उसी को, इसीलिए हम लोग इसको वेबर टर्न भी लिख देते हैं, समझे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वेबर टर्न भी लिख सकते हैं। जैसे देखो करंट में एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ में क्या होता है, एक एम्पियर करंट, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इसको एम्पियर टर्न भी बोलते हैं, एम्पियर टर्न बोलते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको हम लोग वेबर टर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। कॉइल के साथ टोटल फ्लक्स लिंकेज, तो इसको वेबर टर्न्स में डायरेक्टली ये मेंशन रहता है, ठीक ठीक है। तो द इंडिकेशन ऑफ मीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन बाय द फ्लक्स चेंज, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज होने में कितना टाइम लगेगा उससे ये इंडिपेंडेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको बस रेट से मतलब है, समझे, d∅/dt से मतलब है। ये फ्लक्स कितने, मतलब टोटल कितना टाइम लेगा उससे हमको मतलब नहीं है, कि कितने रेट से हो रहा है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, समझ गए। तो इसीलिए मेरा काम आसान हो जाता है कि हमको तुरंत रीडिंग मिल जाएगा। फ्लक्स का हमको वेट नहीं करना है, फ्लक्स चेंज यहाँ से वहां चेंज होके, जैसे मान लो फ्लक्स का वैल्यू मान लेते हैं 2 है, 2 से 5 होना है, ठीक। तो 2 से 5 हो गया, तो होने में कितना टाइम लगेगा इससे हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किस रेट से ये हो रहा है ना उससे बस फर्क पड़ रहा है। तो d∅/dt वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तुमको रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया, ठीक। तो इसमें यही चीज कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिकेशन ऑफ मीटर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन बाय फ्लक्स चेंज, दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन फ्लक्स लिंकेज विद हाईली इंडक्टिव सर्किट। देखो बहुत सारे सर्किट ऐसे होते हैं ना जिसमें फ्लक्स काफी धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक। तो वैसे सिनेरियो में एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, जिसको हम लोग को सिलेबस में लिखा नहीं है, ठीक। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे फ्लक्स मीटर काम करेगा, ठीक है। तो तुम एग्जाम में जरूर तुम इतना ही टर्म लिख देना, खेल खत्म, ठीक है। इतना पॉइंट यहीं तक लिख देना, इधर वाला जो चीज है ना इसको मत लिखना, तभी तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ मीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन, तो ये दोनों एडवांटेज हो गया, ठीक। बस दूसरा सेकेंड वाले लाइन में ये बताया गया है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर उस सर्टेन सिनेरियो में यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ फ्लक्स मीटर यूज हो जाएगा। दूसरा क्या है, फ्लक्स मीटर इज लेस सेंसिटिव एंड एक्यूरेट देन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सेंसिटिव और एक्यूरेट कम होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में से, जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई फ्लक्स मीटर की कहानी, समझ गए। ये सब हम पहले से बताए हुए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये तो तुम लोग को पता चल चुका है, इसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस किए जी, फ्लक्स मीटर जनरेट किए, डिस्कस किए। गैल्वेनोमीटर जो है इसके हिसाब से अब जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वाला जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे ना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्लक्स मीटर। देखो गैल्वेनोमीटर, डी एर्जनवल गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका टॉर्क इक्वेशन हो गया, डायनामिक बिहेवियर हो गया, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प हो गया, है ना। सेंसिटिविटी बता दिए, चॉइस ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिफरेंट पढ़ना था, लेकिन वो पढ़ने के लिए दिया नहीं है, इसीलिए सीधे सीधी फ्लक्स मीटर, ठीक है। तो फ्लक्स मीटर भी बता दिए, गैल्वेनोमीटर तुम्हारा कंप्लीट, ठीक। यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 2 कंप्लीट, यूनिट 3 कंप्लीट, ठीक है। अब तुम्हारा जो शुरू होगा वो होगा यूनिट 4। यूनिट 4 में कहाँ से शुरू होगा जी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है वो भी तुम्हारा देख लो, इलेक्ट्रिकल के लिए ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इसमें बस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है।
एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल वाले में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपेयर में उतना नहीं आता, ठीक है, लेकिन पढ़ना दोनों को है, तो दोनों दोनों आदमी साथ साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ही पढ़ेंगे, आज उसको शुरू नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। कल से हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर शुरू होगा, वो हमको लगता है 1 से 2 क्लास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में लगेगा, उसके बाद से तुम्हारा पावर मेजरमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा क्या होगा, पावर मेजरमेंट, फिर एनर्जी मेजरमेंट आएगा, फिर रेसिस्टेंस का मेजरमेंट का मेथड है, ठीक, फिर एसी डीसी ब्रिजेस, ठीक है। हम लोग देखते हैं सिलेबस धीरे धीरे, ठीक है।